नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हम सब देख रहे हैं कि पूरे देश में जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने जिलों में अपने अपनी स्टेट्स में जाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी वायलेट हो रही है। लेकिन हमारी यूटी में भी, यूटी जम्मू कश्मीर में भी शुरुआती दौर में ऐसे प्रयास हुए थे। लोग पैदल ही निकले थे और अपने गंतव्य यानी अपनी स्टेट्स तक पहुंचने का प्रयास करने लगे थे, लेकिन समय रहते उनको रोक दिया गया। उनको अपने अपनी झुग्गियों में, अपनी अपनी बस्तियों में वापस भेज दिया गया। लेकिन एक अच्छी खबर यह है, रियासी से ये खबर आई है कि एक गांव में जो प्रवासी मजदूर रहते थे, आज उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अपने स्टेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि खुशी वाली बात यह है कि उनको वहाँ पर ही काम मिल गया है। अब वक्त की नज़ाकत ये कहती है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, अगर उनको खाना मिल जाता है और काम मिल जाता है, वो कतई मैस क्रिएट नहीं करेंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करेंगे। और ये एक पहला आगाज़ है। आगाज़ अगर बेहतर होगा तो अंजाम इसका बहुत ही बेहतर होगा। तो आपको बताते हैं मजदूरों का क्या कहना है। दरअसल जैसे ही जो लॉकडाउन फर्स्ट हुआ था, लॉकडाउन फर्स्ट के साथ ही जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए जो ड्राई राशन है उसकी व्यवस्था एनजीओज ने की, पुलिस ने की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की और डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सर्विसेज ने भी उनको की। लेकिन कहीं ना कहीं नकदी की दिक्कत आ रही थी। जब काम मिल जाएगा तो वो नकदी भी दूर हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट ग्रिफ का प्रोजेक्ट है जो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चलाया जा रहा है और वहाँ पे लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की है कि अब वो अपने स्टेट में नहीं जाएंगे। बोल रहा हूँ, मैं ग्रिफ में काम करता हूँ और यहाँ बड़ा दिन से काम कर रहा हूँ और राशन पानी भी मिल रहा है और ग्रिफ वालों ने सैलरी भी दे दिया है और मास्क वगैरह भी मिला है और बढ़िया से काम चल रहा है। अब मैं घर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, इधर 10-12 साल से रहता हूँ जे.एंड.के में और मेरा काम काज बढ़िया चल रहा है। सर लॉकडाउन में फंसे थे, उस टाइम मैं सोच रहा था कि घर जाऊँगा, लेकिन सरकार ने बहुत कुछ सेफ्टी दी है सर और इधर मैं बढ़िया सेफ हूँ। मेरा काम काज भी बढ़िया चल रहा है और सब लेबरों को मैं बढ़िया से देख रेख कर रहा हूँ सर। 2 मीटर के फासले पे काम करवा रहा हूँ और ढंग से करवा रहा हूँ सर। और इधर सेफ्टी है सर और मेरे को बहुत कुछ बढ़िया सुविधा है सर, इसलिए मैं घर जाना नहीं चाहता। जिला रियासी एक मिसाल बनी है और ये छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर हैं और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये लोग रुक जाते हैं तो ये एक मॉडल बन जाएगा। बाकी स्टेट्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। बाकी स्टेट्स को भी इस मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अपनी स्टेट्स में जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनको राशन, ड्राई राशन के साथ साथ अगर ये वाला रोज़गार दे देंगे तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर कुछ ना होगा। क्योंकि हमने जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था हमने देखा है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया गया था। धज्जियाँ उड़ाई गई थी सोशल डिस्टेंसिंग की। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हो गए थे और वापसी की डिमांड कर रहे थे। कुछ लोग पैदल ही चल पड़े थे। लेकिन ये एक मॉडल अगर इख्तियार किया जाता है तो ये सबके लिए यानी सोशल डिस्टेंसिंग की भी वायलेट नहीं होगी और दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर उनको रोज़गार मिलेगा, वो माइग्रेशन भी नहीं करेंगे। नायक हूँ और छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। हमारा काम चल रहा है, हम लोग को घर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम गीता है और हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और यहाँ हम लोग आए हैं, इसमें फंस गए थे लेकिन अब काम चालू हो गया है, हम नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि सरकार द्वारा जो हमें मिल रहा है सर राशन पानी, और हम लोग बाहर सोच रहे थे घर जाना चाहते हैं लेकिन अब नहीं जाना चाहते क्योंकि जो हमारा काम था वो स्टार्ट हो गया है और जो हमें गरीबी का बहुत सारा गरीबी है, लेकिन अब जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है उससे बहुत खुश है हम लोग। अब घर नहीं जाना चाहते। दर्शकों, कुछ रोज़ पहले हमने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत से बातचीत की थी। उनसे जाना था कि क्या रोड मैप है, कितने रोज़गार आप दे सकते हैं और इस रोज़गार देने को लेकर के किन किन लोगों से बातचीत की जा रही है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जो अभी आपने कहा कि ग्रिफ में जॉब निकल रही हैं, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लेबर यहाँ पे है उनको संदेश दीजिए कि आपके लिए काम की कोई कमी नहीं है। जी जी जी। मैं अपने लेबर फोर्स भाइयों से
ये आग्रह करूँगा कि स्टेट के निर्माण में, स्टेट के कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हर साल आप स्टेट में आते हैं काम करने के लिए, हमारे बोर्ड की तरफ से भी हम आपको काफ़ी बेनिफिट्स देते हैं। आपको ये अश्योर रहना है कि आपके लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। हमारा एग्रीकल्चर सीज़न भी स्टार्ट हुआ है और जो 17 तारीख को गवर्नमेंट ने सेक्टर्स को खोला है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उससे धीरे धीरे करके सारा इकोनॉमी ओपन अप हो रही है और काफ़ी सेक्टर्स में लिमिटेड ओपनिंग भी की गई है। अगले कुछ हफ्तों के अंदर ये कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा और आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सिक्योर है। हमने एम्प्लॉयर्स को भी कहा है कि आपकी कोई तनख्वाह ना काटी जाए। अगर कहीं आपको इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है कि आपकी कोई वैलिड जो रकम आपको नहीं दी गई है, हमारे पास आइए। अगर आपको ESI प्रोविडेंट फंड में किसी तरह का कोई परेशानी आती है, आप हमारे पास आइए। अगर बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको परेशानी आती है, आप हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। और आपके लिए लेबर डिपार्टमेंट लगातार अवेयर है। आपके लिए हमने 30 के करीब हेल्पलाइंस बनाए रखी हैं और उसमें हमने मल्टीलिंगुअल रखी हैं। कुछ हमने आउटसाइड मार्केट से भी हेल्पलाइन रखी है, जो हमारे बिहार के या यूपी के जो मध्य प्रदेश के वर्कफोर्स है उनके लिए उस भाषा में बात करने के लिए भी हमने लेबर फोर्स टीम रखी है ताकि उनको मदद हो पाए। और साथ में जिला प्रशासन को रिक्वेस्ट किया गया है कि बहुत ही प्यार से और संयम के साथ लेबर से डील किया जाए। कई लोग पैनिक के अंदर हैं, कई लोग घबराहट में, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कई लोग हमारे फॉर्म्स नहीं फिल कर पाते, तो उनके लिए अगर हमारी टीम को रात भर भी काम करना पड़े, अगर उनको पास जाके भी उनको काउंसिल करना पड़े, वो भी किया जा रहा है, क्योंकि यही लेबर फोर्स हमारी स्ट्रेंथ है और इनको अगर हम यहाँ रिटेन करेंगे तो हमारी इकॉनमी बड़ी क्विकली वापस अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। दर्शकों, पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ पूरा विश्व यानी पूरा वर्ल्ड वायरस को लेकर, कोविड-19 को लेकर के संघर्ष कर रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान प्रॉक्सी वार छेड़े हुए है। हालांकि ये लगातार सीज़फायर का वायलेशन किया जा रहा है। ये सीज़फायर का वायलेशन पहले भी होता रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 में जब 370 का संशोधन किया गया था, उसके बाद से पाकिस्तान ने सरहदों को शांत रहने ही नहीं दिया। अब इस वक्त पूरा विश्व संकट में है और पाकिस्तान के घर में खुद संकट बना हुआ है। पाकिस्तान के पास इलाज के लिए वायरस की दवा तो बनी नहीं है और वैसे इलाज के लिए कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल तक नहीं है। जितने भी हैं वो हम सब जानते हैं किस तरीके से उनकी व्यवस्था की गई है और उसके बावजूद भी अपने घर में गिरेबान में झांकने के बजाय वो पाकिस्तान सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। आज भी पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में सीज़फायर का उल्लंघन किया। इस सीज़फायर वायलेशन में एक युवक घायल हो गया है और एक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और यह स्ट्रेटजी रहती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाता है, क्योंकि भारत का जो प्रयास रहता है वो पोस्ट टू पोस्ट फायर की जाए, उनके सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जाए या फिर लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया जाए। यहाँ पे मिलिटेंट स्नीक करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सोच ही कुछ और है। लोगों का कहना है कि कुछ NGOs वहाँ पे राशन बांटने गई थी, वो भी फायरिंग की जद में आ गई हैं और वहाँ पे फंस हुई है। देखते क्या कहना है लोगों का। छोटा फायर मार रहे हैं, इसके ऊपर गन चलेगी बोला सी। कितनी ज़्यादा जो है वो गोलाबारी यहाँ पे हो रही है। आए दिन पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। आज भी हम अपनी NGO को लेके यहाँ पे लोगों को जो है वो सामान, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इस वक्त रमज़ान का पाक महीना है, वो देने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो गोलाबारी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। पाकिस्तान बार बार अपनी हरकतों पे जो है वो बाज नहीं आ रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को ये चेतावनी देते हैं कि वो ऐसी हरकतों से बाज आ जाए और लोगों को बिल्कुल भी वो जो है वो टारगेट ना करे। हम यहाँ पे शाहपुर एरिया में हमें जाना था, जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे वहाँ से हमें लिस्ट आई थी, उनको राशन मुहैया करना था। लेकिन हम सुबह से के 3 घंटे से हम पहले इस्लामाबाद में फंसे, उसके बाद हमने निकलने की कोशिश की। तो अब जो ज़ियारत है यहाँ साईं मीरा बख्श की, यहाँ फिर फायरिंग दोबारा स्टार्ट होगी। बड़ी हैवी शेलिंग हो रही है। तो हम यहाँ इस वक्त बिल्कुल शेल्टर लेके बैठे हुए हैं और हम भी परेशान हैं और इस माह रमज़ान के महीने में लोग बहुत ही परेशान हैं इस गोलाबारी में।
हम आपको बता दें, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल की टीम इस वक्त मौजूद है ग्राउंड ज़ीरो पे। अगर हम बात करें, आज एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की तरफ से फायर की खिलाफवर्जी की गई है और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ये एरिया है शाहपुर सेक्टर। मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान ही आपको नज़र आएगा। और अगर हम बात करें, सुबह 11 बजे की यहाँ पे मुसलसल जो है गोलाबारी शुरू हुई थी और 11 बजे से लेकर अभी तकरीबन 4 बजने को है, मुसलसल शिद्दत की गोलाबारी यहाँ पे हो रही है। और जिसका नतीजा यह है कि हम भी यहाँ पे फंसे हुए हैं और यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो NGOs वाले जो आगे पीछे जाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं और बिल्कुल भी कहीं पे निकलने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इतनी शिद्दत की गोलाबारी जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। ऐसे दर्शकों, मैं कह रहा हूं कि पूरा विश्व इस वक्त कोविड-19 से उलझ रहा है, जूझ रहा है। वायरस का पता नहीं है, नए किस्म का वायरस है। एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान प्रॉक्सी वार छेड़े हुए है और 5 अगस्त 2019 से लगातार सीज फायर को वायलेशन कर रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे SSP पुंछ जुड़ चुके हैं रमेश कुमार अंग्राल। रमेश जी, आपका स्वागत है। और जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो सीज फायर वायलेशन है उसमें कोई जानी माल का नुकसान तो नहीं हुआ है? देखिए, जैसे आपने कहा कि सीज फायर वायलेशन की जो इंटेंसिटी है वो काफी दिनों से बढ़ गई है। आज भी जो सीज फायर वायलेशन हुआ कस्बा एरिया में, ये पुलिस स्टेशन पुंछ के जुरिडिक्शन में आता है। राइट। इसमें काफी हैवी शेलिंग हुई, स्मॉल और हैवी शेलिंग जो है वो देखने को मिली, जिसमें एक सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुआ है, जिसका नाम निसार अली है। उनकी एज कोई 65 ईयर्स है जी, और उनकी इंजरी को देखते हुए उनको GMC जम्मू में रेफर किया है जी। रमेश जी, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की ये मानसिकता क्यों रहती है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाता है, जबकि भारतीय सेना का ये रहता है कि वो पोस्ट फायरिंग करें। ये क्या स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की? देखिए, शुरू से ही पाकिस्तान की तरफ से ये एक उनका एम रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो यहाँ पे इंजरीज या कैजुअल्टीज इन्फ्लिक्ट करें जी। और क्योंकि हमारे काफी सारे जो गांव हैं, रिहायशी इलाके हैं, वो LOC के करीब हैं जी, और जब वो शेलिंग होती है तो उनकी जद में वो आ जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से काफी बंकर जो है वो बनाए गए हैं, बट क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस शुरू होती है की वजह से कई बार लोगों को बंकरों में जाने तक का टाइम जो है वो नहीं मिलता है जी। इस वक्त का क्या स्टेटस है कि ये शेलिंग हो रही है, वहाँ कुछ लोग फंसे हुए, क्या फायरिंग की जद में कुछ लोग आए हुए हैं या सबको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया है? अभी जो शेलिंग है वो इस समय तो बंद है जी, और रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि कोई 2-3 हाउसेज हैं जिनको नुकसान हुआ है, कोई PHE की पाइप्स हैं उनको भी कोई नुकसान हुआ है शेलिंग की वजह से जी। तो जब ये पूरा खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद असरटेन करेंगे कि उसमें कोलैटरल डैमेज जो है वो कितना हुआ है। अदरवाइज कोई फंसा हुआ या उस तरह का भी नहीं है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े। दर्शकों, कोविड-19 से हर कोई प्रभावित हुआ है। हम किसानों की बात करते हैं वो भी प्रभावित हुए हैं, प्रवासी मजदूरों की बात करते हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। हर एक सेक्शन प्रभावित हुआ है, चाहे वो एक ऑटो ड्राइवर हो, रेहड़ी वाला हो, हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ है। लेकिन इसमें किसी सरकार की कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। ये वायरस है और ये नया वायरस है। वायरस को हम नहीं जानते, हमारी बॉडी वायरस को नहीं जानती है। लिहाजा इस वक्त मौका है कि सब मिलजुल करके एक दूसरे की सहयोग से इस कठिन घड़ी में, संकट की घड़ी में एक दूसरे का सहारा बने। अब हम बात करेंगे टूरिस्ट सेक्टर की। टूरिज़्म से जुड़े हुए लोगों को भी बड़ा झटका लगा है। हम जानते हैं कि 2019 अगस्त में जब यात्रा चल रही थी, 5 अगस्त की बात है, तभी एक एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि जो भी बाहरी टूरिस्ट आए हैं वो अपने अपने घरों में चले जाएं। यानी अगस्त के बाद से कोई भी टूरिस्ट नहीं आया है और ना ही ऐसा कोई प्रयास किया गया। अब उसके बाद कोविड-19 शुरू हो जाता है, तो आज भी जो इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और उनका भी कहना है कि अगर कुछ लोगों को पैकेज दिया जा रहा है तो उन पर भी ये रहमो करम होना चाहिए। कि हमारा लॉकडाउन अभी से शुरू नहीं, हमारा लॉकडाउन 5 अगस्त 2019 से शुरू हो चुका है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 370 को अबॉलिश करके JNK को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था और एक एडवाइजरी इशू की थी उन्होंने
कि जो भी बाहर से कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट JNK में नहीं आएगा, और जो JNK में ऑलरेडी आ चुके थे उनको भी हमें भगाना पड़ा। उसके बाद हमने ये सोच के बैठे थे कि अभी तो हमारा अगला साल जो 2020 का बहुत ही खूबसूरत निकलेगा टूरिज़्म के लिहाज से, क्यों हमारा JNK स्टेट तो आपको मालूम ही है कि टूरिज़्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब सर होता क्या कि पिछले 9 महीने से इतने हम अपने स्टाफ को सैलरीज दे रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट चार्जेस दे रहे हैं, म्यूनसिपलिटी चार्जेस दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे, सो कि खर्चा तो हमारा वही आ रहा है। अब कमाई हमारे एक पैसे की भी नहीं है। और होता क्या है कि इतने में हमें जकड़ लिया कोविड-19 ने। अब हालत ये है कि मुझे नहीं लगता कि और अगले 1 साल हमारा बिजनेस जितनी भी तैयारी करें, 1 साल अब बिजनेस, आज भी कोविड-19 अगर हमारा ये त्रासदी ठीक हो जाती है, इससे हम नजात पाते हैं, तो ये भी 1 साल और लग जाएगा हमें अपने बिजनेस को रिवाइव करने में। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट के LG साहब से उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि कुछ ना कुछ रिवाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें सर कोई ना कोई पैकेज दिया जाए। हालांकि इतना आसान और इतना जल्द नहीं लग रहा है कि कोविड-19 से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन जो इस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनका यह मानना है कि सपोज कोविड-19 पर हम विजय पा लेते हैं, उसको परास्त भी कर लेते हैं, फिर भी करीब 1 साल और चाहिए उनको पटरी पर लौटने के लिए। ये सीधी बात है कि कोई भी 1 साल के अंदर टूरिस्ट प्रयास नहीं करेगा कि दूसरे राज्यों में जाया जाए, टूरिस्ट प्लेसेस में जाया जाए। लिहाजा इनकी ये डिमांड है कि कोई ऐसा पैकेज तैयार किया जाए ताकि इनका भी रिवाइवल और सर्वाइवल हो सके। हम लोग जैसे ही कहीं उभरने की कोशिश करते हैं, वेर एवर वी गेट ए रे ऑफ होप, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है एंड वी आर अगेन ऑन बैक फुट। 2019 में जब एब्रोगेशन ये 370 हटा तो विद इन डेज आवर गेस्ट वर आस्क्ड टू गो बैक, द होटल्स वर इवैक्यूएटेड एंड द गेस्ट हु वर सपोज्ड टू कम, उनको आने से मना कर दिया गया। हमारी हेलीकॉप्टर की टिकट्स, यात्रा की जो द पीपल हु वर सपोज्ड टू कम, वो सब वहीं स्टैंड स्टिल होगी। एयरलाइन एजेंसीज के पास पैसे हैं, वो वहाँ अटक गए। वी हैड टू रिफंड द गेस्ट फ्रॉम आवर ओन पॉकेट्स। जैसे तैसे अपने आप को थोड़ा संभाला। दिस कोविड-19 हैज टोटली ब्रोकन द होल ऑफ इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। बीइंग वी आर द मोस्ट सफरर्स, एज आई सेड, वी वर होपिंग 2020 विल बी अ ग्रेट ईयर फॉर टूरिज्म, लेकिन कोविड ने कमर तोड़ के रख दी। कैंसलेशंस, पोस्टपोनमेंट, हमारी all our efforts all went to vain, but we hope कि this is a pandemic, so we are the sufferers as well as the whole world is sufferer. We pray we get over it, but we are sure that tourism will not be able to revive at least for 2 years. जैसा आप जानते हैं, टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकॉनमी का एक इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा हिस्सा है। इस टूरिज़्म के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो होटलियर्स हों, ट्रैवल एजेंट्स हों, गाइड्स हों, शिकारा ओनर्स हों, हाउस बोट ओनर्स हों, टैक्सी ड्राइवर्स हों। ये सब टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए हैं। टूरिस्ट आते हैं, इन सब की रोज़ी रोटी चलती है क्योंकि एक साइकिल है, और जब भी कोई इवेंट होता है इन सबको हिट होता है। आज हम सब, सारी वर्ल्ड कोविड-19 से झेल रही है, कोविड-19 से चैलेंज से लड़ रही है। पूरी वर्ल्ड पिछले 45 दिन से लॉकडाउन में है, और इसका इफेक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री पे कितना पड़ा है ये सब आप जानते हैं। पर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा। जम्मू कश्मीर अगस्त से लॉकडाउन में है, दैट मीन्स 9 महीने से लॉकडाउन में है। हमारी अगस्त के बाद हमारा विंटर सीजन वैसे ही ख़त्म हो चुका था। हमारे लोगों ने ट्रैवल मार्ट्स में जाकर रोड शोज़ करवा के इस समर सीज़न की तैयारी की थी। अनफॉर्चुनेटली इस कोविड-19 की वजह से वो भी ख़त्म हो चुका है। जो स्थिति हमारे सामने है, हमें रिवाइवल का कोई दूर दूर तक कोई चांस लग नहीं रहा है। हमारी इंडस्ट्री के लोग हमारे से जो जुड़े हुए हैं उस कगार पे खड़े हैं कि वो टूट चुके हैं। हमें इस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत है। हमने गवर्नमेंट से भी अपील की है कि एक इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए जल्द से जल्द, सो दैट हमारे
इंडस्ट्री से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सर्वाइव कर सकें। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कोविड-19 के कारण शिक्षा पर क्या असर पड़ रहा है। शिक्षा महकमा या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पूरी कोशिश कर रहा है, तरजीह दे रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जो इंटरनेट का मामला है वो कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, 2G और 4G को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो पढ़ाई सामने टीचर अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, वैसे ऑनलाइन में दिक्कतें आ रही हैं। जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अपनी टीचर से पूछने का, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इस वक्त नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि कोविड-19 के कारण शिक्षा पर भी इसका असर पड़ा है। ये बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को बहुत लॉस हो रहा है, और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये सिर्फ बच्चों को पूरी तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के लिखाना, उनको एक एक चीज़ समझाना, इसलिए क्लासरूम बेस्ट ऑप्शन है इस बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्लासरूम में हम एक एक चीज़ बच्चों को समझा सकते हैं, उनकी करेक्शन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। हम ऑनलाइन ये नहीं कर सकते सर, कि हमारी जो सरकार है उससे कि उनको कुछ ना कुछ इस तरह का प्रबंध करना चाहिए कि स्कूल में या 1-2 टीचर बुला के या बच्चों को इस तरह से मतलब स्कूल लगाया जाए कि हम बच्चों को अच्छे से समझा सकें। हम ऑनलाइन बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। दर्शकों, अध्यापकों की माने तो उनका ये कहना है कि कुछ पेरेंट्स जो पढ़े लिखे होते हैं वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं वो बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे। फिर वो बच्चा नेट पे क्या देख रहा है ये भी पेरेंट्स को पता नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर बना हुआ है। हम ये हमेशा ही कहते थे कि जो नेटवर्क सर्विसिंग है वो हमारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हेल्पफुल है, बट इट डज़ नॉट एक्टेड एज ए टीचर। क्यों? क्योंकि एक तो ये है कि इस टाइम जम्मू कश्मीर में 2G सर्विस चल रही है, 2G नेटवर्क चल रहा है, जो कि हम लोगों के लिए ऑनलाइन टीचिंग के लिए ये बहुत ही स्लो सर्विस हो जाती है। हर एक को एक हमने कोई भी PDF भेजनी हो उसके लिए हमें 5 मिनट वेट करना पड़ता है, कितनी टाइम वेस्टेज होती है। दूसरी ये बात आ जाती है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको व्हाट्सएप सर्विस यूज़ करना नहीं आती है, लेकिन फिर वो क्या करें? क्या व्हाट्सएप सर्विस ना यूज़ करें या किसके पास जाएं वो पूछने के लिए कि हम ये कैसे यूज़ करें? तो ऑनलाइन सर्विस जो है वो ज़्यादातर व्हाट्सएप के थ्रू ही हो रही है, तो वो क्या मतलब इस चीज़ में वो क्या करें? और तीसरा पॉइंट ये है कि हम हमेशा यही कहते थे कि बच्चों को कि जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ़ोन है वो अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर्स खुद बोलते थे कि इससे क्या आई साइट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। टीचर्स मानते हैं पढ़ाई में नुकसान हुआ है, 2 महीने में बहुत सारा सिलेबस कवर किया जा सकता था, और दूसरा स्कूल में डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, और एक दबदबा टीचर्स का भी रहता है और पेरेंट्स का दबदबा इतना ज़्यादा नहीं रहता है, लिहाजा असर ज़रूर पड़ा है। हम कहते थे कि बच्चे मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, तो अब वही बच्चे जो हैं वो सारा दिन मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं। हमें पता नहीं काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये है कि जो क्लास में जो काम होता है वो ही परफेक्ट होता है। बच्चे क्लास में आके कुछ सीखते भी हैं, बच्चे आपस में बैठते हैं और डिसिप्लिन भी होता है। बच्चे टाइम पर सुबह उठते भी हैं, टाइम पर सारा काम भी करते हैं। टीचर भी उनको पूछता है कि आपने काम किया या होमवर्क किया या नहीं किया। टीचर बेचारे भेज रहे हैं, पता नहीं बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस समय हमारा बहुत सारा सिलेबस हो जाता था। दर्शकों, स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स का कहना है कि होमवर्क मिलता है। होमवर्क सपोज हम 2G या 4G है डाउनलोड कर भी लेते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी, जो हम स्कूल में अपने टीचर से पूछते थे कि ये क्वेश्चन ये फलां चीज़ क्यों आई, वो इसमें गायब है।
वैसे ऑनलाइन पढ़ाई तो बेनिफिशियल है, बट जो बच्चे क्लासरूम में टीचर्स के साथ पढ़ते थे वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर से क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते थे, उनको अच्छी तरह समझ सकते थे, उनकी मतलब जो भी वो बताते थे उनको अच्छी तरह समझते थे। पर लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में तो सब सिर्फ कॉपी करते हैं और टीचर से अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती बच्चों की, और उनसे क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर पाते। इसलिए जो अभी तक स्कूल में अगर स्कूल ओपन होते तो फिर हमारे स्कूल में पढ़ाई जो होती वो काफ़ी अच्छी तरह हो चुकी होती, हाफ सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होता। बट जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें क्या पता बच्चा पढ़ रहा है, कई बार नहीं पढ़ रहा। होमवर्क भी मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, क्लासेस भी मोबाइल फ़ोन से अटेंड कर रहे हैं। मेरी आइज़ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्लासेस अटेंड करने में, क्योंकि बहुत बार वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है। 2G नेटवर्क से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बिना बुक्स की पढ़ाई एक्चुअली बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि गूगल से हमको काफ़ी सारे PDFs डाउनलोड करने पड़ रहे हैं। मोबाइल पे स्पेस भी ख़त्म होती जा रही है बहुत ज़्यादा, और मुश्किल भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता है, टीचर की आवाज़ हमें क्लियर नहीं होती है, कोई क्वेश्चन पूछना होता है वो भी क्लियर नहीं होता है। हम चाहते हैं कि 4G नेटवर्क खुले और साथ में हमारे फ्रेंड्स एटलीस्ट हमें पूरा अच्छी तरह से बताया जाए कि हमारे पेपर्स कब होंगे, और साथ में हमारे 12th स्टैंडर्ड जो बोर्ड रिज़ल्ट है वो कब आएगा, पेपर होने भी है नहीं होने, आगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में कैसे पता चले। दर्शकों, पेरेंट्स की अपनी समस्या है। पेरेंट्स का कहना है कि पहले जब नियमित रूप से स्कूल लगते थे, बच्चा टाइम पे उठता था, रूटीन पे स्कूल बस तक पहुंचता था, फिर स्कूल में जाता था, स्कूल में पढ़ने के बाद वो वापस लौटता था, घर आता था, फिर उसका पूरी देखभाल की जाती थी। लेकिन अब जब कोई टाइम टेबल ही नहीं है तो ये दिक्कतें साफ सामने आ रही हैं कि बच्चा उठ कितने बजे रहा है, कितनी निगरानी की जा सकती है इस पर। तो हैं वो तो ठीक है, वो तो एक क्लियर है कि एक सामने बैठकर जो पढ़ाई होनी है और जो एक फ़ोन पे होनी है उसमें दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं। पर नहीं कि जैसे पहले नहीं चला, महीना एक नहीं चला कुछ भी, बच्चे घर में बैठे थे, तो उससे तो बेहतर है कि जो ये चल रहा है अब जो ऑनलाइन स्टडी बच्चे पढ़ रहे हैं ये वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक रूटीन थी बच्चों की, स्कूल सुबह जल्दी उठना, अपना समय से काम करना, फिर स्कूल जाना, बच्चों ने स्कूल से अपना सारा काम करके लाना, जो स्कूल में पढ़ाई होती थी बड़े अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती थी स्कूलों में, उसको घर आके उसकी फिर से रिवीज़न करनी, सब कुछ करना। लेकिन आजकल क्या है कि अब लॉकडाउन के कारण बच्चे इतना सफ़र कर रहे हैं, ना टाइम से उठते हैं, ना टाइम से खाते हैं, ना टाइम से पढ़ते हैं। मोबाइल पे ऑनलाइन काम आ तो रहा है लेकिन उसका कोई बेनिफिट पेरेंट्स को नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं, सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, वो पढ़ रहे हैं जहाँ वो क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। हम तो अपना काम छोड़ के सारा दिन मोबाइल पे बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते। ऑनलाइन पढ़ाई तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे देखते हैं हम। जैसे बच्चों के पेरेंट्स, कोई किसी की किराना शॉप है, किसी की मेडिकल शॉप है, कोई वेजिटेबल या फ्रूट का काम करता है, उनके मोबाइल उनके पास रहते हैं पेरेंट्स के, बच्चों के पास तो हो नहीं सकते। ना ही हम बच्चों को पर्सनल फ़ोन लेके दे सकते हैं। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो नेटवर्क बड़ा कमज़ोर है, 2G से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, वो तो एक किस्म का बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ जैसे स्कूल पढ़ा सकते हैं कुछ डिसिप्लिन या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, या कुछ रूल या रेगुलेशन लागू करके, वैसा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती। बच्चे जब पहले रोज़ाना स्कूल जाते थे, एक उनकी प्रॉपर रूटीन बन गई थी, उनका प्रॉपरली काम वो स्कूल से जो सीख के आते थे, शाम को ट्यूशन्स, फिर उसके बाद वो शाम को अपना काम रिपीट भी कर लेते थे। तो इस तरह से उनका सिलेबस साथ के साथ चलता था और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। बट जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, उनकी एक प्रॉपर रूटीन बन पा रही है। वो उनका लेट उठना, उसके बाद उनका जब काम आता है वो शाम तक वो अपना वो उस दिन का काम कंप्लीट करते हैं आराम से, अपनी एक डेली रूटीन में नहीं आ पा रहे हैं। अब वो ना उनकी ट्यूशन्स हैं, ना उनका स्कूलिंग है, और ना ही उनका रिपीट हो पा रहा है काम। बस वो जो सुबह आ रहा है वही लिख पा रहे हैं। एक
पढ़ाई के साथ इतना इन टच नहीं रह पा रहा। ऑल्दो टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो अपनी वीडियोस बना के सेंड कर रहे हैं, ऑडियो सेंड कर रहे हैं और क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव लेके वो तो अपनी तरफ से बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, बट बच्चों की एक सेट रूटीन नहीं बैठ पा रही है, जिसकी वजह से उनका काम रिवाइज़ नहीं हो पा रहा है। वो जस्ट जो आ रहा है बस वही ग्रास्प कर रहे हैं, ना उनका रिवीजन हो रहा है, ना ट्यूशन्स हैं। बड़ी क्लासेस का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है इस वजह से। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।